दोस्तों, एक दौर था किताबों का जब लोग किताबें पढ़ा करते थे, लिखा करते थे। आज समय है स्मार्टफोन का, डिजिटल इंडिया की मुहिम चली है। दोस्तों, आज आपको मिलवाऊंगा एक लेखक से जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या है इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी आज आपको सुनवाएंगे कि गांव का माहौल कैसा था और आज शहर का माहौल कैसा है। क्या वो दुनिया थी, क्या आज की दुनिया है। दोस्तों, लेखक कभी भी एक जगह क्यों नहीं टिक पाता है। कहीं पर भी लेखक जाता है, वहां की जो अनुभूति होती है, जो आभास होते हैं, उन्हें लिख डालता है और उस एक जगह पर उसका टिकाव नहीं रह पाता है। क्या कारण इसका रहता है, आज जानने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, आपको मिलवाता हूं मैं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित श्रीमान संतराम देसवाल जी से। तो साथियों, मेरे साथ हैं पद्मश्री संतराम देसवाल जी। तो दोस्तों, सोनीपत हरियाणा का नाम इन्होंने रोशन किया है। बहुत ही चुनिंदा और कम व्यक्ति होते हैं जिन्हें पद्म अवार्ड मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी तरफ से और अपनी तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं सर को। सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। हाँ, आपका धन्यवाद और चैनल के सभी श्रोताओं का, दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। तो सर, उम्र कितनी हो गई है आपकी? मेरी उम्र अप्रैल में 70 साल की हो जाएगी। तो सर, 70 वर्ष लग गए पद्मश्री हासिल करने में। ऐसा कोई था जुनून पद्मश्री हासिल करने का? नहीं, मेरा तो पद्मश्री क्या, कोई छोटा पुरस्कार प्राप्त करने का भी कोई जुनून नहीं था। लिखने का जुनून था बस। मैं लिखता रहा और पुरस्कार मिल गए तो ठीक है भाई, स्वीकार्य है। और जो भी सरकार देती है तो उनका धन्यवादी भी हूँ मैं कि मुझ नाचीज को इस योग्य समझा। बाकी मेरा कोई ऐसा मिशन नहीं था, ना अब है कि मुझे कोई पुरस्कार मिलेगा। मैं निरंतर लिखता रहता हूँ। मेरा तो पूर्णकालिक लेखन का ही रहा है जब से मैं इस व्यवसाय में आया हूँ, शिक्षक के व्यवसाय में। तब से मेरा ये व्यसन कहूँगा मैं, व्यसन है, आदत नहीं, व्यसन में हो गई कि मैं रोटी खाए बगैर रह सकता हूँ, भोजन किए बगैर रह सकता हूँ, मगर बस सोने के सिवा 2-4 घंटे में और कुछ करता ही नहीं, केवल लिखता ही हूँ। जी दोस्तों, के 2 लाइनें मैंने लिखी हैं साहब के लिए। मैं चलता रहा अपने रास्ते पर बिना भटके, मैं चलता रहा अपने रास्ते पर बिना भटके, मंजिलें मिलती गई और निकलती गई। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसा ही हुआ सर? हाँ, ऐसा ही हुआ। तो कितनी मंजिलें ये अवार्ड के रूप में हासिल कर चुके हैं आप? मैं जहाँ तक सरकारी उसका बात करें, अकादमिक तो हरियाणा साहित्य अकादमी है। उसमें मुझे ये सिलसिला शुरू हुआ था 2004 से। जी। तो 2004 में मेरी पुस्तक थी ललित निबंध की, लोक आलोक। उसको सर्वोत्तम पुस्तक का पुरस्कार मिला था जी। उस समय, जो भी राशि रही होगी मुझे ध्यान नहीं है। उसके बाद मुझे 2009 में काव्य संग्रह था, गज़ल और काव्य संग्रह अनकहे दर्द, उसको बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और फिर उसके बाद 2018 में 14 का पुरस्कार था, 18 में मिला, वो मुझे मिला जन कवि मेहर सिंह सम्मान, जो उस समय 1 लाख का था, आजकल 2.5 लाख का हो गया। और फिर उसके बाद 2022 में पुरस्कार मुझे मिला, वो था महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान, जो आजीवन साहित्य साधना का 5 लाख वाला। 100 के लगभग। लेकिन अगर ये तो बड़े बड़े पुरस्कार हैं, लेकिन 100 के लगभग क्या पुरस्कार आपको मिल गए हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं ये सोचता था कि भाई, मैंने जब भी साक्षात्कार दिया या सोनीपत या जहाँ भी, मैंने सोचा ये मुझे ये पुरस्कार जो मिले हुए हैं विद्यार्थी जीवन से बाद में भी, इनकी तो कोई पूछता ही नहीं। ये तो मेरे वैसे ही फाइलों में रखी हैं, भरी हैं फाइलें जी। मगर अब लगता है कि वो देख तो रहा था, कोई जी प्रकृति थी, ईश्वर था, वो देख रहा था कि भाई ये मेरा साधक है
सरस्वती माँ देख रही थी, इसको कहीं ना कहीं ये है। तो मैं ये नहीं कहता, मगर फिर मैं लगता हूँ कि सब कुछ जो कोई करेगा, जो कोई परिश्रम करेगा, संघर्ष करेगा, तो सफलता अवश्य 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 मिलेगी। जी। अच्छा, जब पद्मश्री का कॉल आया आपके पास या लेटर आया, तो ये बिलीव हो गया, विश्वास हो गया था? उसकी भी एक कहानी है। मैं चाहूंगा वो कहानी आप बताएं। कि मैं अकेला था घर, परिवारजन तो गुड़गांव थे, मेरी श्रीमती जी भी गुड़गांव गई होती बेटे के पास, तो मैं अकेला था। अखबार मैंने पढ़ा था, थोड़ा रहता था। तो 12 बजे के करीब लैंडलाइन टेलीफोन से कॉल आई, जिसमें लिखा हुआ था डायरेक्टर पुलिस MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जी। मैंने सोचा कि पता नहीं किसी का वैसे ही होगा क्या, बेकार मत दुखी करते हैं आजकल, और क्यों लैंडलाइन का खासकर। तो मैंने 7-8 कॉल आई थी और नहीं उठाई, और वो नंबर ही ब्लॉक कर दिया कि ये फिर परेशान करेंगे। और मैं पीछे जाके आंगन में और धूप में बैठ के और अखबार पढ़ने लगा। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा थक गया, तो हालांकि मैं आराम नहीं करता दिन में, मगर उस दिन पता नहीं मैंने सोचा कि थोड़ा लेट लूँ, ठंड सी लग रही है, और मैं अध लेटा सा होके और वहाँ लेट के और ये मोबाइल देखने लगा, मोबाइल में कुछ कुछ देखने लगा। तो 4 बजे फिर टेलीफोन, मोबाइल से टेलीफोन आया जी। तो उसमें लिख रखा था कि भाई अंडर सेक्रेटरी थे कोई, नाम मुझे ध्यान नहीं है, उनका नाम था कि वो मैंने देखा कि भाई ये तो पहले भी आया था, कोई गड़बड़ है। तो मैंने वो उठाया, उनके PA ने कहा कि साहब से बात करो, हमारे वो हैं, वो बात करना चाहते हैं। तो मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे कहा मेरी किताबें कितनी हैं, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म कहाँ हुआ, वो सारी बातें उन्होंने बताया। आप वो है, वो आप वहाँ सर्विस की, आप वहाँ के रहने वाले हैं जी। कहा जी बिल्कुल। क्या गुस्ताखी हो गई जी? अग्नि गुस्ताखी नहीं हुई, आपको उसके लिए नामित किया गया है। अच्छा जी। मैंने कहा नहीं, सचमुच कह रहे हो आप? हाँ सच कह रहा हूँ। मैंने कहा जी पहले भी आया था 12 बजे, मैंने तो वो कॉल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं किया था, कि हाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई थी और उन्होंने रिपोर्ट कर दिया भाई मैं नहीं कांटेक्ट कर पा रहा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ, मुझे यकीन अब भी नहीं हो रहा। अच्छा, विश्वास ही नहीं हो रहा था? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा। वो तो तब हो ना कि मैंने कहीं किसी को कहा हो, अप्लाई किया हो, कुछ किया हो। किसने किया था ये अप्लाई? तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मैंने अब मेरे उन्होंने कह दिया भी किसी को बताना नहीं, 7 बजे घोषणा होगी, उससे पहले आपको किसी को नहीं बताना। अच्छा जी। मैंने कहा ठीक है जी, नहीं बताऊंगा। मेरे को वो फिर 7-3 घंटे मुश्किल से कटे। अच्छा। हाँ भाई घर के वालों को पता नहीं को तो कम से कम बताऊं। फिर बाद में मैंने 7 बजे उनको कहा, पहले मैंने पत्नी को सूचित किया और फिर बेटे को बताया। बेटा बाहर गया होता सीकर जी, उसकी पोस्टिंग आजकल किसी कार्य सीकर है कोई परियोजना के तहत। तो मैंने उसको कहा, तो वो कहने लगा सच में आप सिलेक्शन हो गया? मगा हाँ भाई। और मगा पता नहीं कैसे हो गया। तो फिर वो कहने लगा पापा मैंने और अपने वाइफ का नाम लिया, हमारी पुत्र वधू, कि हमने तो वैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज दी थी कि भाई चलो भेज देते हैं, मिलना तो है नहीं, चलो भेज देते हैं पापा की, आपका सारा सब कुछ तो हमारे पास है। तो मैंने कहा भाई पता नहीं, तो उन्होंने भेजी थी या और भी किसी ने भेजी हो मुझे नहीं पता। उन्होंने तो बताया कि भाई हमने ऑनलाइन आवेदन किया था, नॉमिनेशन कहते हैं उसको, कि नॉमिनेशन हमने भेजा था जी। वो दूसरा कोई भेजता है नॉमिनेशन। अच्छा। इसमें पद्मश्री में आप अपना नॉमिनेशन नहीं कर सकते जी। कोई और करेगा, और वो कोई और करेगा वो थोड़ा कैलिबर से का व्यक्ति हो। तो बेटा भी ठीक पोस्ट के ऊपर है, DGM है पावर ग्रिड में, तो पुत्र वधू भी है, तो उन्होंने वैसे भेज दिया, कोई बात नहीं, जैसे रूटीन में होता है। अब इतना बड़ा देश है, 1.5 करोड़ की जनसंख्या, भेज देते हैं 1.5 उसकी अरब की, तो भेज दिया। तो फिर और भी किसी एजेंसी ने भेजा हो, किसी संस्था ने भेजा हो, मुझे नहीं पता अब तक। उन्होंने तो मुझे बताया और इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जी। तो सर बचपन जो बीता, झज्जर आपका जन्म स्थान है और झज्जर के पास गांव है,
जी गांव का आपका जन्म स्थान है और 8 भाई बहन आप हैं। जी तो 8 में से इस उपलब्धि को हासिल करने वाले आप पहले हैं। जी। और शिक्षा जगत में या लेखक के रूप में कोई सामने आया 8 में से? नहीं 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 नहीं, हमारा तो जो गांव था, उस गांव में जिस समय मेरा बचपन था या मेरा यौवन था, तब तक हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल में नहीं था। अच्छा जी। मैं तो दूसरे गांव में प्राइमरी स्कूल से शिक्षा अर्जन किया, दूसरे गांव से ही हाई स्कूल किया। हमारे गांव में कोई पढ़ने पढ़ाने का रुझान नहीं था जी। हमारे परिवार में, नहीं वैसे सामान्य रूप से उस समय में जी। अब तो प्राइमरी स्कूल गांव में बन गया, अब तो बच्चे खूब पढ़े हुए हैं, लग भी रहे हैं अब वर्तमान में। उस समय तो कोई एकाध पढ़ता था, नहीं तो कोई पढ़ने का रुझान नहीं था। थोड़ा पढ़ लिया, कहीं पढ़ के कहीं अपॉइंटमेंट हो गई फौज में, पुलिस में, ऐसा होता था। तो मैं फिर पढ़ा, और पढ़ के फिर मेरी माता जी थी, मेरे पिताजी तो 3 साल की 4 साल की अवस्था में गुजर गए थे। तो फिर उनको पता ही नहीं था भाई पढ़ाई भी कुछ होती है, पढ़ लो, ठीक है। वो समय ऐसा था? वो समय ऐसा था। अच्छा, वो समय जो था, उस समय पढ़ाई की तरफ रुझान लोगों का कम होता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन किताबें थी, किताबें तो थी, लेख थी। आज के समय में रुझान तो है, कंपटीशन एग्जाम्स हैं, आईएएस लगना है, यूपीएससी करना है, नीट क्लियर करना है, आईआईटी, एनआईटी और दुनिया भर की चीजें हैं। पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको कहीं लगता है, मन में ख्याल आता है एक लेखक के तौर पे, कि वो जो दौर था एक किताबों वाला, वो किताबों से आज का व्यक्ति दूर हो गया क्योंकि आज स्मार्टफोन है? हाँ, वो तो वास्तव में दौर वैसा ही आना चाहिए। हालांकि पता नहीं आएगा या नहीं, मैं सोचता हूँ पुनः हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए। क्योंकि हम जो पले बड़े हैं, पैदा होने के बाद, तो हमने कहानियाँ सुनी हैं, लोक कथाएँ सुनी हैं, दादा दादी से, माँ से, नाना नानी से, लोरियाँ सुनी हैं पालने में। अब वो ना लोरियाँ है ना कहानियाँ, कुछ नहीं है। तो यहाँ मैं एक और बात बताऊँगा जो मैंने किसी चैनल में नहीं बताई है, कि जब हम उसमें थे प्राइमरी में और फिर हाई स्कूल में भी गए 6ठी 7वीं में, तो हमारे गांव में एक अध्यापक आए, जेबीटी अध्यापक, और उनके बेटे 3 थे। वो एक मेरे समकक्ष थे मेरी कक्षा में, एक मेरे से 2 क्लास छोटा था, एक और 3-4 क्लास छोटा था। तो वो लाइब्रेरी से किताब लाते, पंचतंत्र, हितोपदेश, ये इस तरह के। तो उनके वो बेटे ना नहीं पढ़ते। अच्छा। तो वो बस वो ला कर रख देते, और मैंने कहा ये मुझे दे दो। तो मैं उनको यहाँ 8 में लगा के और चिपके ले आता रात को, और आके, और वहाँ कोई लाइट लूइट नहीं थी गांव में, कोई लाइट नहीं थी। वो उसका दीपक होता है, सरसों के तेल का दीपक होता है, वो सरसों के तेल का, और एक वो तिवाया कहते हैं, 3 वो होती टांग, ये जैसे आजकल तो ये जी है, उस पे रख के और उस पर पढ़ते थे यूँ। तो उसमें मैं रात को सारी किताब पढ़ के और चुपचाप वो यूँ करके वो दिया था। अच्छा। तो ये सिलसिला चला, सारी किताबें पढ़ा। रुझान था पढ़ने में? रुझान था, पता नहीं कहाँ से आ गया, सरस्वती माँ की कृपा थी। अच्छा। तो फिर वो एक दिन में मास्टर जी ने देख लिया कि वो क्या छिपा रहा है। मैं काँप रहा। उस समय ये दौर नहीं था कि आप टीचर के सामने बोल भी, नजरें भी नहीं आप मिला सकते जी। मैंने कहा कि नहीं सर, कुछ नहीं सर, नहीं जी, नहीं जी सर, तो नहीं कि नहीं जी, कि नहीं दिखा क्या है। तो मैंने किताब दिखाई। क्या करता है? मैं कहा जी मैं ले जाता हूँ, चोरी पढ़ के दे जाता हूँ। अच्छा। तो फिर उन्होंने दोनों की पिटाई की, अपने बेटों की, हरामियों तुम तो पढ़ते नहीं है, लड़का ले जाता है। फिर कहा बेटे कोई बात नहीं, अब तो छिपा कर मत ले जाकर, मैं लाऊंगा और ये भी पढ़ेंगे, तू ही पढ़ा कर। तो फिर वो लाते, मैं पढ़ता। वो सारी मैंने काफ़ी साहित्य प्राइमरी के आसपास पढ़ लिया था जी। ये छोटी मोटी जैसे ये है पंचतंत्र, हितोपदेश, ये कहानियों की जो किताब जी, तो वो उस समय पढ़ी मैंने। एक आपकी कुछ लाइनें हैं कि लौटा जब गांव की ओर, अब ये चीज वहां नहीं है और ये चीज वहां नहीं है।
तो ये एहसास उस समय का और आज के दौर का आपकी उन पंक्तियों में झलकता है। मेरे जो लेखन में है ना, ये पीड़ा झलकती मिलेगी आपको, मेरी कविताओं में भी, मेरे ललित निबंधों में भी, क्योंकि मैंने देखा है कि वो दौर अभावों का दौर, अशिक्षा का दौर भी बढ़िया दौर था। आपस में भाईचारा था, ना कोई जातिवाद थी, ना कुछ और था। और हमारी सारी लोकगीत, लोक कहानी, लोक कथाएँ ये सारी थी, ये हमने सुनी, अब कुछ नहीं, समाप्त हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि यदि आज भी वो हों, तो आज भी जो युवक हैं, बालक हैं, वो उनको सुने तो उनका व्यक्तित्व में निखार होगा। तो इसलिए मैं जानबूझ के तो नहीं, मगर मेरे अंदर जब उठती हैं पीड़ाएँ कि मैंने वो देखा है, तो इसलिए मैं लिखता हूँ। और मैं एक और यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा कि बचपन में मैं यूँ तो नहीं था कि मैं बच्चों जैसी कोई हरकतें नहीं थी, सारी कंचा गोलेर वो सब खेलते थे, मगर ये मेरे बारे में अब भी प्रसिद्ध है गाँव गवाड़ में कि मैं गया और अपना वो जो खाना वाना तो वहाँ क्या जो भी होता था गांव में, कुछ अभाव ही थे, और अपना बस्ता उठा कर खेतों में चला जाता था। और खेतों में जाके किसी पेड़ के नीचे, ये था कि भाई मैं वहाँ पढ़ता था रात को, और फिर जिस दिन छुट्टी होती थी तब भी मेरा ये एक प्रकार से रुचि थी कि मैं जंगल में घूमता था कि वहाँ कोई सियार दिखाई दे जाए, भेड़िया दिखाई दे जाए, और कुछ दे जाए। ये मेरा कोई किलोमीटर तक पहले जंगल होते थे, उनको वनी कहते थे, वनी बनी, तो उनमें मैं घूमता था। ये मेरा प्रकृति से जुड़ाव था, क्यों था, अब वो भी लेखन में भी आ रहा है मेरे में। मैं चाहूंगा आप वो पंक्तियां सुनाएं कि जब गांव जाकर के कौन सी चीजें जो हैं अब दिखाई नहीं देती। अब तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जो हमारे बचपन का गांव था वो मेरा गांव कहीं खो गया है। और मेरा एक कॉलम आता था 90 के दशक में, पत्रकारिता भी मैंने की है, नवभारत टाइम्स में, हमारा गांव। तो उसमें कविता कभी और कुछ, तो मैं कविता देने के लिए वहाँ गया, दिल्ली गया हुआ था। फिर मैंने सोचा आज वैसे दिया हूँ, तो मैं नाम नहीं लूँगा कौन डेस्क पर बैठा था, वो मेरे से बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, कवि हैं अच्छे, तो वो उस डेस्क के इंचार्ज थे। तो उनको मैंने वो दी, तो उन्होंने पढ़ी, कोई लौटा दे मेरा गांव, और वो पीपल की छाँव, और इस तरह से था, वो मुझे याद नहीं है। तो वो फिर कहने लगे कि आप सोनीपत में रहते हैं, आपका गांव वहाँ से कितनी दूर है? मैंने कहा कि 50 किलोमीटर होगा जी। फिर बोला कि आप सोनीपत में क्यों रहते हैं, अपने गाँव में जाओ, इतना आपको गाँव याद आता है। तो मैंने उसको कहा जी मैं छुपवाना नहीं चाहता, मैं कॉलम मेरा बंद कर दो, अच्छा, मैं तो वापस ले जा रहा हूँ। और अरे नहीं, मैं तो वैसे आपको कह रहा था, आपको देख रहा था आपके अंदर क्या भाव है। तो नहीं, तो मगर मैं नहीं छुपवाना चाहता, मेरे भाव है ये, मैं भाव प्रकट कर रहा हूँ, आप उसको इस रूप में क्यों ले रहे हो कि मैं वहां जाके बच जाऊं। मेरी बचने की एक अलग बात, वो एक भौतिक रूप है, मगर एक उसका सूक्ष्म भी तो रूप है जी। वो सूक्ष्म रूप मैं देख रहा हूं मैं। आप यदि भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं आप जाके वहां नारेबाजी करोगे, बिल्कुल वो नहीं होता कि इसलिए फिर वो कहने लगे ठीक है नाराज मत हो। तो और एक और मैं नवभारत का एक किस्सा सुनाता हूँ। वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, हम उनके आगे कुछ नहीं, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। अच्छा जी। गजब के ललित निबंधकार थे, आप टटोल के देखिए। वाइस चांसलर रहे वो, तो मैं समझता हूँ आधी शताब्दी वाइस चांसलर रहे काशी विश्वविद्यालय के और कई। और मैंने ललित निबंध में PhD की थी। तो मैं वहाँ मेरा कॉलम था कोई, उसका शायद एकदा नाम था या कुछ, तो उसके लिए मैंने रचना भेजी। तो वो दूसरे दिन आ गई कि हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने देखा ये पढ़ नहीं रखी किसी ने। तो मैंने चिट्ठी लिख दी कि भाई मुझे बड़ी पीड़ा है, मैं आगे से नहीं लिखूंगा, मैं और लिख रहा हूँ, मैं तो दूसरे अखबारों में लिख रहा हूँ, जनसत्ता में छप रहा हूँ, हरिभूमि में छप रहा हूँ, ट्रिब्यून में छप रहा हूँ, और मैं आगे से आपको कोई वास्ता नहीं रखूंगा। ये पढ़ी भी नहीं रखी। ये क्या पैसे दिया करते थे अखबार वाले आपको कुछ छापने के? हाँ पैसे देते थे, पैसे देते थे, बिल्कुल। अच्छा, तो आपने एक जरिया भी बनाया, मतलब लेखन से पैसे का? नहीं, कभी मैंने ये पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया।
मतलब वो तो ये तो वो दे रहे थे तो उनको फेंकू कहाँ। अच्छा, वो तो ठीक है। अभाव में मेरा जीवन था, बहुत अभाव का जीवन था, तो मेरे काम आ जाते वो अलग बात है, यूँ नहीं मैं कमाई करता था। मगर वो देते हैं अखबार, उस समय देते थे, अब मुझे पता नहीं, तो देते थे तो जो भी था वो स्वीकार्य था। कमाई के लिए नहीं किया मैंने, जी ना अब मैं कमाई के लिए कहता, ना मेरा कभी भी मनी माइंडेड नहीं रहा मैं। जी। अब दोस्तों, इनकी गृहस्थी की तरफ आपको मैं लेकर के चलता हूं। आपकी जो अर्धांगिनी हैं वो भी लेखिका हैं, जी उन्होंने भी किताबें लिखी हैं। जी। तो छोटा सा सवाल, कम शब्दों में इसे बताइए कि ये अरेंज मैरिज थी या प्रेम प्रसंग था? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। हाँ। तो ये अरेंज मैरिज से पहले दोनों ने आपने डिसाइड कर लिया था एक दूसरे से कि मैंने एक लेखिका से ही विवाह करना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई ना तो बात थी, ना कोई ऐसी बात यूँ था कि भाई वो लेखिका है या मैं लेखिका। मैं उस समय कहाँ, जैसे एक आम युवक होता है वो लिख लेता है डायरी में, ऐसे ही था। ये अलग है कि मैं थोड़ा सा मंचों पर जाता था, डिबेट में, कविता पाठ में, वो शायद कम जाती थी क्योंकि लड़कियों की थोड़ा बंदिशें भी होती होंगी, तो मैं जाता था जितने भी। मैं तो एक प्रकार से महाविद्यालय स्तर में 11वीं उस समय होती थी, तब से मैं मंचों पर जाने लगा था कविता पाठ के लिए, डिबेट में, भाषण प्रतियोगिता में। तो इसलिए फिर वो जाहिर है कि उसके लिए कविता लिखेंगे तो वो तो उसमें डायरी में होंगी। वही इतना ही था, ये नहीं सोचा था कि हम कभी लेखक बनेंगे या लेखक हैं या कुछ ऐसा नहीं था। जी। अच्छा, आप 8 भाई बहन थे, जी। आपके 2 बेटे हैं। हाँ। आपने कभी नहीं सोचा कि 6 या 8 बच्चे मेरे होने चाहिए? नहीं, पर वो दौर अलग था। जो 8-7 बच्चे पैदा होते थे उस समय, तो वो दौर था, वो तो क्यों था क्या था मेरे को नहीं मानसिकता उनकी पता। मगर उसके बाद तो ये अब दौर दौर चलते हैं समाज में, अपने आप दौर चलेंगे, वो आप नहीं चला सकते। क्यों चलते हैं, वो चलता है रुझान। तो अब दौर चल पड़ा, अब हम दौर हमारे दो, जी तो वो हम दौर हमारे दो हो गए। उसके बाद कोई ऐसी भी नहीं है कि हमने कोई वो वापस भगवान ने 2 दिए तो ठीक है, वो स्वीकार कर लिया हमने। जी ये नहीं कभी हुआ कि और भी बच्चे हों और भी हो। इसमें हो सकता है कि ये भी हो कि भाई पैसा भी तो है, अर्थ भी तो है, वो कहाँ से आएगा, शहर में रहोगे। उस समय तो गांव में था, गांव में तो गुजारा हो जाता था, रोटी मिल जाए, कपड़े पटे उटे जैसे मिल जाए ठीक है। तो यहाँ तो सोचते हैं भाई शिक्षा भी देनी है, कपड़े भी हैं। तो ये दौर चल रहा है, हम दो हमारे दो। अब तो हम दो और हमारा एक, और अब तो ये दौर है हम दो ही दो, ये दौर आ गया। हम तो अब तो ये आ गया हम दो ही दो। जी अब तो ये चल रहा है प्रचलन कि बच्चे पैदा ही मत करो। जी। ये तो बिल्कुल गलत प्रचलन चल रहा है। कि क्योंकि हमारा ये ऋण है हमारे ऊपर कि हम संतति को आगे बढ़ाएं। हम संसार में आए हैं तो संतति को आगे बढ़ाएं, ये भी हमारा पितृ ऋण है। जी पितृ ऋण ये ऐसा ही होता है। पितृ ऋण का अर्थ ये नहीं होता कि माता पिता की केवल सेवा करो, पूर्वजों की, बुजुर्गों की सेवा करो। उसका ये भी है कि उन्होंने जो आपको सौंपा है वो आप आगे सौंपो, और उसमें संतान उत्पत्ति भी है। जी तो अब ये दौर चल रहा है बस केवल हम दो का। जी। मैं एक सवाल पूछूंगा, सबसे जो है दिल के करीब या फेवरेट एक शब्द आता है, कौन से लेखक या लेखिका हैं आपके? क्या जिसे लोकप्रिय है आप? नहीं, आपके जो दिल के करीब हों, आपके फेवरेट हों। हाँ 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 हाँ। मैं ललित निबंध के क्षेत्र में मैंने ज़्यादा लिखा है, ललित निबंधकार के रूप में पहचान है, इसलिए मेरे दिल के करीब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी हैं, कुबेरनाथ राय जी हैं, रामदरस मिश्र हैं जिनको अभी वो मिला है। तो ये सारे मेरे दिल के करीब हैं, ये निबंधकार हैं, ललित जी। निबंधकार। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे और लेकर के आते हैं आपको। निबंध होता क्या है एक्चुअली में? अपना 10वीं में 12वीं में निबंध आता था, 10 नंबर का, 12 नंबर का, 15 नंबर का। तो ये एस्से और निबंध एक ही चीज होता है? नहीं, अलग है? फर्क है, फर्क है। जो हम पढ़ते थे ना
उसको हम निबंध कहते हैं। वो मूल रूप से प्रस्ताव था जी, जिसमें केवल एक विषय है और उस विषय को आप ना तो विचार उसके ऊपर प्रकट करते, तथ्यात्मक परोस देते हो, वो प्रस्ताव है। और उसको निबंध के रूप में, निबंध तो वो होता है जिसमें आपके विचारों का जो बंधन है, कूट कूट ठोस प्रकटीकरण, विचारों का ठोस प्रकटीकरण है, वो निबंध है। निबंध अच्छी प्रकार से आपके विचार बंधे हुए हो, खुले हुए ना हो, उसे निबंध कहते हैं। अच्छा वो जी, विधा अलग है, वो बड़ी कठिन विधा है। साहित्य में यूँ माना जाता है कि निबंध जो पढ़ना भी और लिखना भी वो लोहे के चने चबाने के समान है, बड़ा मुश्किल विधा है। तो एक निबंध जो है कितने शब्दों का जो है एक समावेश कम से कम होता है? निबंध कम से कम 4-5 पृष्ठ का तो होता ही है, उससे कम तो निबंध नहीं बनेगा। अच्छा जिस जी, निबंध की आप बात कर रहे हैं, साहित्यिक जी, निबंध, तो 4-5 पृष्ठ से कम होगा नहीं। और मैं तो लिखता हूँ तो 10-15-20 पृष्ठ तक भी लिखता हूँ निबंध। अच्छा। ये आलोचनात्मक हो सकते हैं या प्रशंसक हो सकते हैं या दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं? निबंध के प्रकार हैं, अच्छा जी, विचार प्रधान निबंध, भाव प्रधान निबंध, और विश्लेषणात्मक निबंध, आलोचनात्मक निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध, और मैं लिखता हूँ ललित निबंध। ये ललित निबंध कौन से होते हैं? ललित निबंध होते हैं जिसमें विचार तो होंगे ही, लालित्य भी होगा, आंतरिक गद्य की लय होगी। आपको पढ़ते समय लगेगा कि, कभी तो लगेगा मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, कभी लगेगा मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, कभी लगेगा मैं कविता पढ़ रहा हूँ, आनंद आएगा पढ़ने में। तो वो लालित्य और सौंदर्य से परिपूर्ण होते हैं, उनको ललित निबंध कहते हैं। इनमें वीर रस भी हो सकता है, प्रेम प्रसंग भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, अच्छा, कोई सीमा नहीं है ललित निबंध की। वो एक सुई की नोक पे भी हो सकता है और वो एक जहाज के ऊपर भी लिखा जा सकता है। अच्छा एक जी, ललित निबंधकार एक उसको मुद्दे को, एक चीज को उठाएगा और उसको विचारों का घोड़ा दौड़ेगा, वहां से शुरू करेगा वो। जैसे मैंने बताया कि सुई की नोक से शुरू किया, तो वो चलता, फिर वो अब उसके विचार का घोड़ा है ना, वो दौड़ता जाएगा और वो सारे ब्रह्मांड में घुमा के आपको लाएगा और लाकर फिर उसी बिंदु पर खत्म कर देगा। जी, तो ये ललित निबंध होते, इसलिए अच्छा लगता है कि आप सुई की नोक के बारे में बात शुरू की, फिर उसके बाद आपको वो कारखाने में ले गया, कारखाने के बाद फिर किसी कारखाने में कल्पना करके और उसकी जो मजदूर हैं उनकी क्या स्थिति होगी उनमें ले गया, उनकी को कहानी उसके अंदर दिखा दी, उनकी क्या अवस्था वो दिखा दी। तो और फिर बीच बीच में उदाहरण देता है उसके कविता के, किसी भी कविता के या किसी बड़े लेखक उनकी उदाहरण देता चलता है, और यूं फिर आगे आगे जाके तो आनंद आता रहता है वो। जी। तो वो विधा है ललित निबंध। आपके समय में जो है मोबाइल तो थे नहीं, टीवी भी नहीं थे। आज के समय में जो युवा है दोस्तों, ये बड़ी एक अहम कड़ी में इस साक्षात्कार में, इस इंटरव्यू में जोड़ रहा हूं और तजुर्बेकार जो व्यक्ति हैं, लेखक हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे इनके क्या विचार हैं, उस पर क्या ये राय रखते हैं। आज के समय में हाथ में स्मार्टफोन है सबके जी, और सब कुछ देख सकता है। सब कुछ। तो एक कॉन्सेप्ट है पोर्न का, अश्लीलता, वो देखते हैं। जी, हालांकि सबके अपने अपने विचार उस पर हो सकते हैं। आपके समय में किताबें रही होंगी, जी, तो जो एक लेखक है जो लिख रहा है वो तो एक अच्छाई भी लिख रहा है। लिखने वाले ने रामायण लिख दी, तुलसीदास जी हैं, कालिदास हैं, उसके बाद आप हैं, आपने गांव के बारे में लिखा कि हाँ मेरे गांव में अब वो चीजें नहीं रही। तो ये जो अश्लील चीजें लिखते थे, ये उस समय में कोई टकरा आपको आकर के, जब आप यौवन में थे उस समय? नहीं, उस समय ऐसा कोई वो नहीं था साहित्य। उस समय तो नावल होते थे, उपन्यास। उपन्यास गुलशन नंदा के लिए जो किराए पे मिलते थे। अच्छा, दुकान से किराए पे लिया, वो 10 पैसे का एक दिन का, 10 पैसे एक दिन का? हाँ, वो जाके फिर दिया। वो बाद में फिर और जाके चवन्नी का भी हुआ कि चवन्नी का वो लिया हो और पढ़ के दिया हो वापस। तो तकरीबन तकरीबन एक आधे को छोड़ के सभी पढ़ते थे नावल। अच्छा, और उसको भी बुरा मानते थे, घर वाले पीटते थे
कि ये क्या नावल पढ़ रहा है। हम्म। क्योंकि वो जो नावल थे वो थोड़ा ये था कि कल्पनाओं में ले जाते थे, हो सकता है कोई प्यार प्रेम का भी हो, अश्लीलता नहीं थी, अच्छा। मगर फिर भी वो विचारों को तो हमें परिपक्व करते ही थे। तो ऐसा तो होता था। बाकी ये तो हम सोच भी नहीं सकते, पोर्न वोर्न तो कुछ पता ही नहीं है। ये तो हम ऐसे अपराध मानते थे, इनके बारे में सोचना भी, कोई हमें देख लेगा या क्या। तो वो तो एक ऐसा दौर था। हमारे दौर में तो नहीं, हमारे से पहले दौर में तो ये था कि जो पत्नी है, हो सकता है पति ने उसका कई कई साल मुंह भी ना देखा हो। जी। क्योंकि दिन में काम करते थे, रात में मिलते थे, और अंधेरा होता था, कोई लाइट तो होती नहीं थी। तो वो दौर था। तो वो उसका पोर्न का, अश्लीलता का दौर नहीं था। तो इसीलिए ये बात उठती ही नहीं। और वो तो वो दौर, ये जो से जैसे मैं बताऊं आपको कि बाल नहीं रखने अनुमति थे, जो बड़े बड़े बाल हैं वो हमें नहीं रखने दिए जाते थे। अच्छा। वो केवल यूं नहीं, घर वालों की तरफ से, और भी जो बुजुर्ग थे वो भी यदि बाल रखे मिल गए तो बुरी तरह डांटते थे, अच्छा पठैल हो गया है, और पता नहीं क्या क्या बुरी बुरी कहते थे। मुझे ध्यान है कि ये जो गांव में, अब भी मैं गांव में जाता हूँ तो ये पैंट कमीज अखरते हैं, सामान्य सामान्य सा कुर्ता पजामा पहन के जाता हूँ, नहीं तो वो सोचते हैं कि ये तो बटेर बना फिरता है। अच्छा। तो वो दौर था। तो मैं, रात हो गई थी, 8 बजे अंधेरा सा हो गया। मैंने सोचा अब तो कोई देखेगा नहीं। तो वो जो बांधते हैं ना, नहा के आके कुएं पर नहा के आते थे, घर में तो पानी था नहीं, तो वो एक वो तहमंद सी बांध लेते हैं, उसको बुरा मानते थे, क्योंकि वो तो अर्धन नंगा हो गया। तो छिप के आया। फिर भी एक मेरे पड़ोस के हमारे दादा थे, वो बुरी बुरी कहने लगे, अच्छा ये ज़्यादा जवान हुआ है और ये मेरे को तो निकलना मुश्किल हो गया। अच्छा तहमंद बांध के चलता है। हमारे यहाँ यार में बस हमारा जो घर था वो ज़्यादा अंदर नहीं था, 2-4 ही घर का, पर वो बैठे मिल गए वहाँ। तो इतना सारा हमारे ऊपर तो प्रतिबंध था, वो अच्छी बात थी। अब तो कोई किसी की मानता ही नहीं। हम डरते थे, पराये जो हमारे थे उनसे डरते थे, घर वालों से छोड़िए। एक दिन में वह नहर में नहा रहा था, अब वो तो 2 किलोमीटर दूर है गांव से, तो वहाँ तो नहाते हैं, अब तो नहाते हैं, वो इतनी गहरी नहीं थी। तो हमारे वो गांव के नंबरदार आ गए, तो वो फिर मुझे कहने लगे, छोरे ज़्यादा गोला दिखा रहा है, हैं ज़्यादा जवानी आ गई। मैं तो वो मुश्किल ही छिप गया भाग के, और जो मैं बीए में था तब के बता रहा हूँ। तो वो दौर तो ये था कि कुछ रिस्ट्रिक्शन थी और लोगों का दबाव था, नैतिक दबाव, और उस दौर में हम पले हैं। जी। हाँ। तो समय बदल गया। अच्छा, अब तो सब कुछ आमूल चूल परिवर्तन हो गया। कैसे देखते हैं आज के युवा को और आज की संस्कृति, जो बदलाव आए हैं, और आज जो है पोते पोतियां आपके पास हैं और उनके अंदर अपने बचपन को कहीं ढूंढता है ये लेखक? नहीं, हाँ मैं ढूंढता हूँ। मैं तो उनको मैं उनके साथ खेलता हूँ, उनको सारी बताता हूँ, मैं कहानी सुनाता हूँ रात को। वो हमारे पास, मतलब जब यहाँ आती है या मैं वहाँ जाता हूँ तो वो मेरे पास ही होती है, और वो कहेंगे कहानी सुनाओ दादू। तो मैं उनको कहानी सुनाता हूँ जो हमने सुनी है, लोक कथाएँ। और इसके अतिरिक्त भी जो दूसरी कहानियाँ हैं बना के वो भी सुनाता हूँ। और फिर मैं अब यूँ भी करने लगा कि अब तुम सुनाओ, अब तुम सुनाओ, तो वो भी बना बना के सुनाने लगी हैं। अच्छा। कहानी बनाती हैं कि एक वो था, और वो कल्पनाओं में तो उनका भी एक वो ऐसा लगता है जैसे सृजनात्मक विकास हो रहा है। जी। तो मैं तो उनको बचपन नहीं ढूंढता, उनको अपने अनुकूल ढाल रहा हूँ, अभी उसी तरह से ये रहें। और कुछ वो करते हैं तो जैसे मोबाइल तो है, तो धीरे धीरे अपने हिसाब से उनको कहते नहीं भाई ये मोबाइल नहीं है और ये ठीक नहीं है, आप ये करो वो करो, तो वो हम काम करवाते हैं। जी। हम तो करवाते हैं। और भी हम विद्यालयों में जाते हैं, महाविद्यालयों में जाते हैं, विश्वविद्यालयों में जाते हैं, वहाँ भी युवाओं को ये जो आप पूछ रहे हैं इसी तरफ लौटाते हैं कि भाई ये जो वर्तमान दौर चल रहा है ये चकाचौंध का दौर है, ये असली नहीं है, ये वायवी दौर है, ये मायावी दौर है। तो ये जो इसकी दुनिया है मोबाइल की, इंटरनेट की, ये ज़रूरी है। मोबाइल युग के साथ चलना ज़रूरी भी है, मगर उसमें सकारात्मक चीज़ें भी हैं, नकारात्मक भी है।
तो ये खुल के हम बात करते हैं बड़े विद्यार्थियों से, तो कि आप नकारात्मकता की तरफ नहीं मत जाना, आप पोर्न और ये कुछ भी है तो आप वो पड़ा रहेगा। मुझे क्या है, रास्ते में गोबर है वो गोबर, मैं उसमें पैर मार कर चलूंगा क्या? जी। उसको आप एक तरफ करके चल पड़ो। तो सब कुछ है संसार में, पहले भी होंगी बुराई तो, मगर हम बुराई की तरफ क्यों देखें, तो हम अच्छाई की तरफ देखें। जो पोर्न या दूसरी कोई चीज़ें हैं वो क्यों देखें, हम ज्ञान की कोई चीज़ें हैं वो उसमें देखें और उसके अनुकूल चले। जी। तो दोस्तों बहुत सुंदर संदेश जो हैं एक लेखक की जुबानी आपके पास आ रहा है और इसको अपने जीवन में उतारिए। और सर चलते चलते मैं एक सवाल लूंगा आपसे, धर्म क्या है आपकी नजर में? मेरी नज़र में धर्मो धारयते इति धर्म है, धर्मो धारयते इति धर्म है। जो मैं धारण करता हूँ वो मेरा धर्म है। आपका धर्म, ये जो आप कर रहे हैं ये आपका धर्म है, इसको आप ठीक निर्वहन करो। मेरा धर्म है, जब तक मैं सेवा में था तो अच्छी प्रकार से विद्यार्थियों को पढ़ाऊँ। अब मेरा धर्म है कि मैं समाज सेवा करूँ, साहित्य लेखन करूँ। और ये धर्म है, यहाँ तक की है कि जो निर्जीव चीज़ें उनका भी धर्म है। आग का धर्म जलाना है, वो ये शर्म नहीं करेगी मैं नहीं जलाऊंगी। पानी का धर्म गलाना है, प्यास बुझाना है। हवा का धर्म है हमारे जो श्वास देना। तो ये धर्म है धारण करने की उससे बना है। धर्म जो जिस रूप में हम ये कह रहे हैं ना कि आजकल ये जो धर्म का वो चला हुआ है, ये वस्तुतः मजहब है, ये वस्तुतः पूजा पाठ की पद्धतियाँ हैं। वो सनातन भी है, वो दूसरे भी हो सकते हैं। तो ये जब हमारा संविधान बना तो संविधान में अंग्रेजी से आया था रिलीजन, और रिलीजन शब्द का धर्म कर दिया, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कभी भी शासन धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। धर्म तो है ही, सभी मंत्रियों का धर्म है, सभी विधायकों का धर्म है, सभी अधिकारियों का धर्म है, अपने कर्तव्य पालन है धर्म। जो हम अपना कर्तव्य पालन करें, काम करें, वो धर्म है। और ये जो है ये हमारा व्यक्तिगत मामला है जिसे आप धर्म कह रहे हैं आज के वर्तमान स्थितियों में, वो अलग है। कोई पूजा पाठ करता है, कुंभ में जाता है, अच्छी बात है, सनातन धर्म ही है हमारा, तो वो पूजा पाठ और धर्म है। वो उसको जिसको धर्म कह रहे हैं वस्तुतः जो वो हमारी जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति है और श्रेष्ठ पद्धति है। भारत की जो श्रेष्ठ पद्धति है वो हमारे मन के भाव है। मन के भाव के अनुसार मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, और कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई राम जी की पूजा करते हैं, कोई उसके कृष्ण जी की पूजा करते हैं, मगर सब सारे हमारे देवता हैं, पूज्य हैं। तो ये सब की पूजा करते हैं हम। तो ये जिस रूप में आप पूछ रहे हो वो धर्म का असली अर्थ तो है कर्तव्य। बिल्कुल सही। और दोस्तों मैं जिनसे भी मिलता हूं मेरा सवाल रहता है सबसे कि धर्म है क्या? मानवता का एक धर्म है, पुत्र का धर्म उसकी मां के प्रति है, उसकी बहन के प्रति है, वो धर्म है उसका। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं? और बिल्कुल, जो सर ने अभी परिभाषा दी है, बड़े ना सरल शब्दों में जो है समझाया है, जो आप काम कर रहे हैं वो आपका धर्म है, आप कितनी निष्ठा से उसको करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई रिश्वतखोरी कर रहा है तो वो धर्म संगत नहीं है, अधर्म कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अपने ओहदे पर बैठ करके अपने काम चोरी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है और पैसे ले रहा है या कुछ और गलत कर रहा है, अनैतिक कर रहा है, वो अधर्म है। वो अधर्म है। अब इससे जुड़ा एक और किस्सा जो है लेखक जी का है, मैं वहां लेकर के चलता हूं और उसके बाद सेशन को अंतिम चरणों में लेकर के चलेंगे। आप शिक्षक भी रहे, पढ़ाते रहे जी। उसके बाद आपको दूसरी ड्यूटीज पर डेपुटेशन पर भी भेजा गया, जहां पर एक आप विजिलेंस ऑफिसर की तरह थे और रिपोर्ट्स तैयार करनी। तो वो क्या कहानी है, क्यों उसे छोड़ दिया, क्या दबाव बनाया जाता था, क्या चीजें थी, वो एक बार बताइए। वो MA इंग्लिश करने के बाद मेरी जो नियुक्ति थी वो अप्लाइड मैन पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट उसमें हो गई थी, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर, जिसमें जो मैन पावर लगती है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, वो रिसर्च करते थे अलग अलग उसमें वस्तुओं की, जो सरकार का आदेश होता था। तो मैं उस समय तो युवा था, और युवा जो होता है वो थोड़ा
अंदर से क्रांतिकारी ज़्यादा होता है, फिर धीरे 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 ढल जाता है। तो वहाँ पर मुझे लगा, मैंने वह रिएक्ट किया, मेरे जो अधिकारी थे, मुझे लगा ये कहीं ना कहीं वो हैं समझौतावादी। तो मैं तो समझौता नहीं करूँगा, जो ठीक बात होगी ठीक कहूँगा, गलत होगी गलत कहूँगा। और मैंने ठीक रिपोर्ट दी वो। मैं जब भी 1-1.5 साल वहाँ रहा तो मैंने जो मेरे को जिम्मा सौंपा गया, एक बार लेदर इंडस्ट्री का सौंपा गया, एक बार शुगर का सौंपा गया, एक बार वुड का सौंपा गया। वहाँ इलाहाबाद में गए थे, लेदर का आगरा में गए थे, पीलीभीत ये जहाँ पर ये शुगर के हैं वहाँ गए थे। तो हम कई व्यक्ति, 2 रिसर्च इन्वेस्टिगेटर होते थे, एक रिसर्च ऑफिसर, एक चीफ होता था। तो वो तो कहाँ रुकते थे रेस्ट हाउसेज में, वो उनका होगा मुझे नहीं पता, मगर हमने ये महसूस तो किया, मुझे लगा कि मैं भाई यहाँ नहीं टिक पाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो कन्फ्रंटेशन सब स्वाभाविक है कि भाई जो आप ठीक काम करोगे तो आपके सामने बाधाएं आएंगी। तो और मैं दूसरा फिर मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई मेरा ये वो नहीं है, पड़ाव नहीं है, मेरा ये मुकाम नहीं है, क्योंकि मेरा लिखने पढ़ने में रुझान था। तो नौकरी तो मुझे यूँ करनी पड़ी कि भाई घर वालों का दबाव था, भाई नौकरी कर ताकि घर की माली हालत ठीक हो। तो इसलिए नौकरी तो की, मगर वो मैं अरुचि थी मेरी, और मैं वहाँ से त्याग पत्र दे के और आकर LLB में दाखिला ले लिया रोहतक, और फिर आगे सिलसिला चला। तो वहाँ ऐसे होते होंगे, मैंने देखा नहीं, मगर मुझे लगा कि भी ऐसा होता है और मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा कम से कम। कम शब्दों में जो है ना आपने पीड़ा अपनी बयान कर दी है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, कोई एक ईमानदार व्यक्ति होता है और किसी डिपार्टमेंट में जहां चल रही है घूसखोरी तो वहां रिपोर्ट बदलने तक का दबाव बनाया जाता है उस अफसर पे। चीजें उस तरह की रही होंगी। कम शब्दों सामने नहीं आई ये बात, मगर मुझे लगा कि मैं आपको इन शब्दों में आप कह सकते हो कि मैं सृजनात्मक वहाँ लिख नहीं पा रहा था और लेखन नहीं कर पा रहा था। मेरी आवश्यकता शायद भगवान को, सरस्वती माँ को और कहीं थी जी। तो मुझे वहाँ से फिर वो लौटा लाए वापस। वकालत कितने साल करी फिर उसके बाद? नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद जी 15 में मैं सेवानिवृत्त हुआ, 2015 में। तो उस मैंने रेगुलर की थी LLB, तो मैंने रजिस्टर्ड करवा लिया यहाँ। तो वहाँ मैं साल भर गया, तो मुझे वहाँ लगा वो देख के कि भैया अभी मैं नहीं टेक सकता, कि भाई वो जैसे भी वहाँ पर होता है कि भाई जाहिर है आप अपने क्लाइंट के लिए तो आपका फ़र्ज़ बनता है, पैसे ले रहे हो तो आप उसकी पैरवी करो। आपके सामने भी उसने कोई अपराध किया होगा तो आप तो नहीं मानोगे, आप तो कहेंगे नहीं ये तो बिल्कुल पाक साफ है। तो मुझे लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसे। तो फिर मैं लोगों को निःशुल्क सहायता करने लगा। ठीक है भाई, आप यूँ नहीं है, क्यों बेकार में अदालतों के चक्कर में आप घुसते हो, आप अपना समझौता करो और मत करो ये लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसे। तो फिर जाहिर है कि 2 मित्र हैं, उनको भी यूँ होता होगा ये हमारा और करेगा। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं अब रजिस्टर्ड तो अब भी हूँ, बार में अब भी जाता हूँ, बैठता हूँ, लाइब्रेरी में बैठाता हूँ, वैसे भी जाता हूँ, मगर फिर मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दी जी। और उससे फिर मेरा व्यवधान लेखन में भी आ रहा था जी कि मैं यहाँ आऊँगा तो मैं कम से कम आधा दिन 2 बजे तक तो यहाँ लग जाएगा, फिर मैं वहाँ थक जाऊँगा, फिर मैं कहाँ लिखूँगा। जी। तो इसलिए मुझे पेंशन मिल रही है, सरकार पेंशन दे रही है, क्यों बेकार में मुझे। हाँ, यदि मैं पेंशन नहीं मिलती होती या जवानी के दिनों में होता तो मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करता और जो भी प्रैक्टिस में होता वो करता जी। तो इसलिए फिर मैं प्रैक्टिस मैंने छोड़ दी। तो दोस्तों ये होता है लेखक, वो एडजस्टमेंट कर ही नहीं पाता कहीं। वो जहां जाता है वहां की जो एक अनुभूति उसको मिलती है, जो वो चीजें देखता है, जो ऑब्जर्व करता है, उसको वो लिख डालता है। और जब वो सच लिखेगा तो वो एडजस्टमेंट बनेगी कैसे। तो दोस्तों हमारे साथ थे संतराम देशवाल जी। इनकी कहानी, इनकी जुबानी आप तक हमने पहुंचाई है। तो सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नहीं दे, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी जरा नवाजी की और मुझे इस योग्य समझा। और मैं सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में एक अभिरुचि अपनाइए, अभिरुचि अपनाइए, रुचि अपनाइए, कोई भी हो सकती है वो, और उसमें पूरी ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़िए।
आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाते हैं जी। मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाते हैं, विश्वास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। इरादा करके देखो यारो, इरादे से रास्ते भी बदल जाते हैं। जी। और फिर जो आप कह रहे थे कि मैं तो नाचीज हूँ, मुझे इस योग्य समझा गया, पद्मश्री के योग्य, मुझे अब भी कई बार यकीन नहीं होता, मगर ये पक्की बात है। पक्की का मतलब पक्की, मैं श्रोताओं बताना चाहता हूँ कि निराशावाद किसी के अंदर है, निराशा की भावना है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपके अंदर में अभिरुचि रुचि का नाम लिया, उसके माध्यम से जो आप ज्ञान अर्जित करोगे, एक्सपर्टाइज जिसे कहते हैं आज के युग में, तो उससे आपकी पहचान बनेगी। और इसीलिए कहा गया है, ज्ञान आदमी की पहचान बना देता है, ज्ञान आदमी की पहचान बना देता है, उजड़े चमन को गुलिस्तान बना देता है। यकीन नहीं होता तो महसूस करके देखिए, दर्द आदमी को इंसान बना देता है, दर्द आदमी को इंसान बना देता है। क्या बात है सर। तो ये आप करके चलेंगे तो फिर ये ना ये क्राइम की वो होगी कहीं भी, ना भ्रष्टाचार होगा, ना और कुछ होगा, देश ठीक चलेगा, देश विकास करेगा। और एक आपने ये मुद्दा छोड़ दिया, इसमें लेखन में हमारी श्रीमती जी हैं डॉक्टर राजकला देशवाल, उनका भी अहम योगदान रहा है। क्यों यदि वो मुझे गृह कार्यों में लगाई रहती, मेरे को स्पेस नहीं देती, स्थान नहीं देती, तो फिर मैं कहाँ लिख पाता। तो इसलिए उनका मैंने जिक्र किया था उनका कि आप दोनों ने शादी से पहले क्या डिसाइड वो अलग थी, मगर उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं ये जो अपना पद्मश्री पुरस्कार है उनको समर्पित करता हूँ, और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिला वासियों को तो मैं करता ही हूँ जी। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान। बिल्कुल। हर क्या कहते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन के पीछे, हर सफल आदमी के पीछे जो है एक औरत का हाथ होता है। तो उस चीज को आप सत्य सिद्ध कर रहे हैं। नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जिनके पीछे औरत नहीं है फिर भी सक्सेसफुल है। हाँ, कुंवारे होते हैं, शादी नहीं हुई होती। हाँ, वो भी सक्सेसफुल है, वो भी है। मगर फिर भी मैं अपनी बता सकता हूँ, दूसरों की नहीं बता सकता कि भाई मुझे बड़ा संबल मिला है, सहारा मिला है, प्रेरणा भी मिली है अपनी अर्धांगिनी की। और वो भी निरंतर लिखती रहती है, और उन्होंने पहले नहीं लिखा, सेवानिवृत्ति के बाद वो लिखने लगी हैं 15 के बाद। उससे पहले तो बच्चों को संभालना, ये मैं तो अक्कड़ और फक्कड़ सा था, लिखता रहता था रात भर। और कब मैं आऊँ, कब, ये नहीं 1-2 बजे कॉलेज बंद हो गया और मैं आ गया। मैं हो सकता मैं 5 बजे आऊँ, 6 बजे आऊँ, 7 बजे आऊँ, हो सकता है 7 बजे चला जाऊँ सुबह। तो मैं तो एक प्रकार से केवल लेखन नहीं, मैं समाज में भी रहता था, बच्चों के साथ रहता था। वो मेरी ड्यूटी नहीं लगा रखी थी, फिर भी मैं उनको कभी कविता सिखा रहा हूँ 2 बजे के बाद, कभी उनको निबंध सिखा रहा हूँ, कभी उनको बोलना सिखा रहा हूँ। जो ऐसे सबका ये जबरदस्ती था कि बच्चों आकर रो के दिखाओ, मुझे मंच पे रो के दिखाओ। कोई नहीं होता था कॉलेज में, मैं होता था। वो थे लोग कहते थे कि या तो ये पागल हो गया और या इसकी बीबी से नहीं बनती, मगर मुझे आनंद आता था, उसमें से मैं अपनी अनुभव लेता था। तो इस प्रकार से मेरा जीवन रहा है। तो फिर लोग कहते थे कि अमुक का ऐसे हो गया, ये हो गया। अब देखो भगवान ने मुझे यहाँ के दिया है, जो मैंने ये इस प्रकार की सेवा की है, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं उस योग्य नहीं होता, भगवान देता जरूर है जी। कब देगा, किस रूप में देगा, कह नहीं सकते। बिल्कुल। और आप यदि कहीं से कुछ गड़बड़ करोगे तो ले भीगा, वो कैसे लेगा। यहाँ देख लेते हैं कि यार वो आदमी तो ऐसा है, और वो देख कर कितना विकास हो गया, पर हमें क्या पता उसके क्या गुजर रही है, क्या होगा, कब होगा। ये सब कुछ यही है, यही प्रकृति या भगवान यही हमें हमारे से लेता है, यही देता है, कहीं किसी रूप में भी दे देगा। तो हमारी भी भगवान ने झोली भर दी, हमारी झोली में ये समा नहीं रहा जी। तो इसीलिए सबका मैं भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ जी। तो दोस्तों, विशाल वशिष्ठ फिर मिलेगा आपसे एक और मोटिवेशनल गुरुजी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सभी का धन्यवाद।